हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, जैसे पिछले क्लास हम लोग बात किए थे केमिकल काइनेटिक्स का जो दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता था उसके बारे में। पहला था आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पूरा अच्छे से कंप्लीट किए थे। साथ ही साथ उसका क्या क्या एग्जाम्पल था वो सारा एग्जाम्पल भी देखे थे। उसके बेसिस पे कैसा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है और उसके बेसिस पे कैसा न्यूमेरिकल पूछेगा, हाफ लाइफ, ये सारा चीज हम आपको उसमें बता दिए थे। अब बाबू हम लोग देखने वाले हैं आज उसी का मोस्ट डेंजरस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार पूछा हुआ केमिकल काइनेटिक्स का ये क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यदि आप प्रीवियस ईयर अपना देखते होंगे तो चाहे वो जैक बोर्ड के बच्चे हों या बिहार बोर्ड के बच्चे हों, दोनों बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे और आज ही आपका 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा 5 मार्क्स कंप्लीट होने वाला है। एक बार हम आपको बता देते हैं कि आखिर हम लोग इसमें क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहला बाबू कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और उसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग लगाने वाले हैं हाफ लाइफ। फिर उसका हम लोग ग्राफ देखेंगे, फिर उसमें हम लोग हाफ लाइफ तो बता ही दिए, फिर उसका ग्राफ देखना है और साथ ही साथ उसका एग्जाम्पल करेंगे ताकि किसी भी टाइप से कोई भी उसमें क्वेश्चन पूछे तो हम लोगों से वो क्वेश्चन छूटे नहीं। चलिए, अब आपका ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी का जो टाइम है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ाई को देखते हुए। तो चलिए बाबू, अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है ना। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है बाबू, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि वह रिएक्शन जिसका ऑर्डर का वैल्यू कितना होगा 1, उसी को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हेडिंग बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है। तो देखिए, नाम में ही छिपा है फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि वो रिएक्शन जिसका ऑर्डर कितना हो 1 होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। द रिएक्शन whose order is equal to 1, है ना, 1 is called फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन हमको पता है कि इसमें जो मेरे हिंदी वाले बच्चे हैं वो सोच रहे हैं सर आप इंग्लिश में क्यों लिख रहे हैं, तो हिंदी में भी लिखेंगे बाबू, आपको एकदम थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा बताइए, वो अभिक्रिया जिसका कोटि का मान कितना होगा 1 होगा, है कि नहीं। वह अभिक्रिया जिसका कोटि का मान 1 हो उसी को हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया बोलेंगे। देखिए, वह अभिक्रिया जिसका कोटि का मान, वह अभिक्रिया जिसका कोटि का मान 1 हो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोलेंगे या शून्य कोटि की अभिक्रिया, बताइए। तो जिसका ऑर्डर का मान 1 होगा उसको प्रथम कोटि अभिक्रिया बोलेंगे, है ना, उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं, उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं, उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। ये हो गया बाबू आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन। लेकिन अब हम लोगों को इसमें आपको 5 मार्क्स दे देगा क्या, ये एक लाइन का आंसर में नहीं। अब इसमें आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालना पड़ेगा, है कि नहीं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और यही तो आता है 5 मार्क्स में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में कैसे लगा सकते हैं। बहुत सिंपल है, जो बच्चे पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे ना वो उसको जरूर देख लीजिएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो यदि आप देख लीजिए अभी चुटकी में उड़ जाएगा, तो 5 मार्क्स आपका हाथ में आ जाएगा। देखिए, चलिए बाबू, अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। देखिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका हिंदी हो गया बाबू कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियम व्यंजक, है कि नहीं, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, अच्छा, समाकलित दर समीकरण, वेग नियम व्यंजक नहीं, इंटीग्रेटेड का मतलब गया समाकलित, रेट का मतलब गया दर, इक्वेशन मतलब समीकरण, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण, ये हो गया इसका हिंदी। अब चलिए बाबू, हम लोग इसमें समाकलित दर समीकरण लगाते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में।
अभी तक हम लोगों को रिएक्शन तो पता नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक रिएक्शन मान लेंगे, है कि नहीं। जो चीज हम लोग को पता नहीं रहता है वो बचपन से हम लोग जानते हैं, मान लेते हैं। जैसे माना कि राम की आयु x वर्ष, 8-9 में मैथ्स में से करते होंगे, तो यहाँ पे भी हम लोग बाबू मान लेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखिए, लेट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हम लोग मान लेते हैं। और आप जानते हैं बाबू कि जो हम लोग यहाँ पे रिएक्शन मानते हैं वो क्या है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। और कोई भी रिएक्शन यही होता भी है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट रहता है और वो प्रोडक्ट में चेंज होता है जैसे जैसे टाइम जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान लेंगे, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। कोई दिक्कत है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये हम लोग मान लिए फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। अब हम लोग इसमें लगाएंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन, है ना, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन। और रेट लॉ एक्सप्रेशन का फॉर्मूला पिछले क्लास में बताए थे, याद होगा। चलिए फिर से एक बार लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है बाबू, आप ही बताइए। रेट लॉ एक्सप्रेशन ये कहता है कि जो आपका रिएक्टेंट है ना, रेट इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही तो था रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो लिखिए रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के कंसंट्रेशन आर का पावर 1। आप बोलिए सर पिछले क्लास आप यहाँ पे आर का पावर 0 किए थे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, लेकिन आज 1 क्यों किए। पिछले क्लास याद कीजिए, पिछले क्लास हम माने भी थे यहाँ पे 0 ऑर्डर रिएक्शन, और आज आप माने ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पे 0 नहीं ना कीजिएगा, यहाँ पे आपको पावर 1 करना पड़ेगा, है ना। इसको हम लोग कर लिए रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन आर का पावर 1। अब देखिए बाबू, यहां तक हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। लेकिन अब यहां से ना एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और क्या है वो ऑब्जेक्टिव, उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए आप समझिए बाबू, मान लीजिए कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, ठीक है, ये कर लिए कि ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, बी का है ना। ए समानुपाती किसका है, बी का। और आप सब पढ़े हैं, यदि आप समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं और वहां पे यदि आप बराबर का चिन्ह लाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है कि नहीं। यदि आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हटा करके यदि आप यहाँ इक्वल का साइन लाते हैं तो यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट लाना पड़ता है। तो देखिए ए इक्वल टू, इक्वल का साइन ले आए, इसको हटा रहे हैं तो इसके लिए कांस्टेंट लाना पड़ेगा, और ये कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे मान लीजिए के, तो ए इक्वल टू के बी है। थोड़ा इसका उल्टा सोचिए बाबू, जब ए इक्वल टू के बी है तो क्या हम लोग इसी चीज को लिख सकते हैं, इस दोनों साइन को, ये दोनों चीज जो आया है वो किसके जगह पे आया, इस प्रोपोर्शनल के साइन पे आया कि नहीं आया। ये दोनों चीज इक्वल और ये जो के कांस्टेंट है, ये दोनों किसके जगह पे आया है, इसके वजह से आया। तो क्या हम जस्ट इसका उल्टा ये दोनों को हटा करके ये चीज लिख सकते हैं कि नहीं, सोचिए। यदि हम ये इक्वल और के को हटा दे तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा, है ना। सेम चीज यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए रेट इक्वल टू है ना, तो ये इक्वल टू और के को हटाइए, इसके उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, रेट प्रोपोर्शनल टू क्या है, कंसंट्रेशन आर। और यही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बाबू। क्या होता है क्वेश्चन में, ये बोला जाता है कि निम्न में से आप एक अभिक्रिया चुने जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता हो। तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे देखिए, यदि रेट जो है सो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यदि आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं रेट का और ये रिएक्टेंट का, तो आपका रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, एक साइड को बढ़ाते हैं तो दूसरा साइड भी आपका बढ़ेगा। और यदि बाबू आप इसको घटा रहे हैं तो ये भी आपका क्या होगा, घटेगा। यानी कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। लेकिन कौन सा ऑर्डर रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। चलिए बस इसी चीज को यहाँ पे समझाना था, और ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता भी है। अब बाबू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, इसका मतलब क्या हो गया, जैसा कि हम लोग जानते हैं। अब हम लोग क्या जानते हैं बताइए, तो रेट का एक और फॉर्मूला जानते हैं, पुराना वाला फॉर्मूला याद कीजिए, इससे पहले वाला फॉर्मूला। रेट इक्वल टू क्या था, माइनस डी कंसंट्रेशन आर बाय डी टी, याद आ रहा है कि नहीं। रेट इक्वल टू एक और क्या फॉर्मूला था बताइए, तो रेट इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन आर बाय डी टी। और याद है ना, ये माइनस क्यों लगाते हैं बोलिए, तो ये माइनस इसलिए लगाते थे क्योंकि आप यहाँ पे जो रेट निकाल रहे हैं वो किसका कंसंट्रेशन लेकर के बाबू, तो रिएक्टेंट का। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, और घटने पे साइन माइनस का लगेगा, है कि नहीं, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन दिए। अब इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2,
ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से देखिए, अब एक चीज देख रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, जिसको यहाँ पे पहले लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं बाबू, तो दोनों का एलएचएस साइड पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसका इक्वेशन 2 का भी एलएचएस साइड में रेट है और इक्वेशन 1 का एलएचएस साइड देखिए, देखिए इक्वेशन 1 का भी जो एलएचएस साइड है उसमें भी रेट है। और बताइए, यदि किसी भी इक्वेशन का एलएचएस साइड ही सेम हो जाएगा तो उसका आरएचएस साइड भी क्या होगा, सेम ही होगा, है नहीं? तो बच्चा वाला बात है, जिसका एलएचएस साइड सेम होगा उसका आरएचएस साइड भी सेम ही होगा। तो इक्वेशन 1 का भी एलएचएस साइड में रेट है, इक्वेशन 2 का भी एलएचएस साइड में रेट है। तो फिर हम लोग का दोनों का आरएचएस साइड, यानी कि इक्वेशन 1 का आरएचएस साइड और इक्वेशन 2 का आरएचएस साइड, वो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 का आरएचएस साइड क्या है, के कंसंट्रेशन आर, लिखिए के कंसंट्रेशन आर। और इक्वेशन 2 का क्या बाबू, देखिए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो माइनस डी कंसंट्रेशन आर बाई डी टी, माइनस डी कंसंट्रेशन आर बाय डी टी। अब एक काम कीजिए बाबू, यहां से थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस r को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस dt को यहाँ पे भेज दीजिए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको नहीं मल्टीप्लाई करना, बस इसको यहाँ पे भेज दीजिए, इसको यहाँ पे कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, k dt इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन r बाय, ये भी कंसंट्रेशन r क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब ना बाबू दोनों तरफ आप कर दीजिए माइनस से मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों तरफ कर दीजिए माइनस से मल्टीप्लाई। तो जैसे ही आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के डी टी इक्वल टू, देखिए यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस, आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किए तो प्लस माइनस माइनस हो गया, है कि नहीं? और यहाँ पे भी माइनस और फिर से आप माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बच गया डी कंसंट्रेशन आर बाय कंसंट्रेशन आर। और एक चीज सोचिए बाबू, यदि मेरे पास 2x इक्वल टू मान लीजिए 3y है, मान के चल रहे हैं कि 2x दोस्तों 3y के इक्वल है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3y इक्वल टू 2x? आराम से लिख सकते हैं, सो सिंपल। यदि 2x और 3y दोनों बराबर ही है तो इसमें क्या अंतर है, आप 3y इक्वल टू 2x भी कर सकते हैं, है ना, 3y इक्वल टू 2x। उसी तरह यहाँ पे देखिए बाबू कि यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों जब इक्वल है तो क्या हम इसको इधर और इसको इधर लिख सकते हैं कि नहीं? बोले सर क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है, आराम से लिख सकते हैं, तो चलिए लिखते हैं। देखिए अब हम लोग को इसको पहले कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, डी कंसंट्रेशन आर बाय कंसंट्रेशन आर इक्वल टू क्या है बाबू, इधर माइनस के डी टी। अब हम लोग दोनों तरफ ना इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन हम आपको दो ठो फॉर्मूला बताएंगे सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन का, क्योंकि जो बच्चे मैथ के उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे बायो के हैं हो सकता है उनको थोड़ा सा परेशानी हो, लेकिन इसलिए हम आपको पहले ही बता देते हैं। देखिए एक चीज याद रखिएगा बाबू, यदि इंटीग्रेशन dx बाय x कहीं पर हो, ठीक है, यदि इंटीग्रेशन dx बाय x कहीं पर हो तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ln x, हो जाता है ln x, ठीक है। इंटीग्रेशन dx बाय x होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ln x। मैथ में मान लिया जाता है log x, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको सही वाला लेना पड़ेगा, माना हुआ वाला नहीं, यहाँ पे आपको ln x लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत है? उसके बाद बाबू एक और फॉर्मूला, यदि कहीं पे इंटीग्रेशन k और dt मान लीजिए ऐसा है, तो k तो कांस्टेंट है तो k आप बाहर कर दीजिए पहले, ठीक है, इस k को क्या कर दीजिए बाहर, जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको बाहर कर देना है, तो अंदर क्या बच गया, इंटीग्रेशन dt, है ना, इंटीग्रेशन dt। और देखिए बाबू ये इंटीग्रेशन और d खत्म, हमको पता है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो मैथ के बच्चे वो सब समझ रहे हैं, लेकिन हमको अभी आपको समझाना ना है, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। ये इंटीग्रेशन और d खत्म तो सिर्फ क्या बच गया, kt, तो यहाँ पे लिख दीजिए kt। और देखिए बाबू यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस c, क्लियर है, प्लस c। एक और फॉर्मूला देख लीजिए, देखिए एक और फॉर्मूला, यदि बाबू कहीं पे हो ln तो आप इस ln को लिख सकते हैं 2.303 log के इक्वल। कितना लिख सकते हैं, 2.303 log, अच्छा log, ठीक है, log 2 नहीं log के इक्वल। कोई प्रॉब्लम? एक और चीज देख लीजिए बाबू, यदि log 2 का वैल्यू आपको जानना हो तो होता है 0.3, है कि नहीं, 0.3। जो बच्चे मैथ्स के उनके लिए सब तो एकदम चुटकी में यूं उड़ जाएगा, लेकिन जो बायो वाले उनको लगे बाप रे क्या है, अब तो नहीं वैसा कुछ लग रहा होगा। log 2 का वैल्यू क्या होता है, 0.3। कोई दिक्कत है? चलिए बाबू अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ आपके पास क्या आ गया है, ये टर्म हम लोग तक आ गया था, फिर हम लोग उधर आगे बढ़ गए थे। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो यहाँ पे लिखिए ऑन
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, यानी कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर हम पाते हैं। अब क्या पाते हैं तो चलिए देखते हैं। लिखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन डी कंसंट्रेशन आर बाय कंसंट्रेशन आर इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस के डी टी। देखिए बाबू, ये जो माइनस के है ये आपका क्या है बताइए, तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम लोग अंदर से बाहर करते हैं इंटीग्रेशन के टर्म में। देखिए जो भी आपका कांस्टेंट आता था उस अंदर में था तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर किए थे, किए थे कि नहीं किए थे। सेम काम यहाँ पे भी कीजिए, इस माइनस के को बाहर कर दीजिए। एक और चीज देखिए बाबू, यदि डी एक्स बाय एक्स हो तो ln x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ln x, है ना। डी एक्स बाय एक्स तो ln x। तो सोचिए बाबू, यदि यहाँ डी एक्स के जगह पे x नहीं होने के बजाय कंसंट्रेशन r बाय कंसंट्रेशन r होगा, तो यहाँ पे भी x के जगह पे क्या हो जाएगा? y नहीं, कंसंट्रेशन r, है कि नहीं? कंसंट्रेशन r हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख देंगे? कंसंट्रेशन r। तो चलिए देखिए, डी एक्स बाय एक्स, इसको x बोलिए तो डी एक्स बाय एक्स, तो क्या हो जाएगा? ln x। तो x के जगह पे कौन है? कंसंट्रेशन r है, लिख दीजिए। फिर इक्वल टू इस माइनस के को बाहर कर दिए तो इंटीग्रेशन क्या बचा था यहाँ पे? dt। और इंटीग्रेशन dt इक्वल टू क्या होता है बाबू? t, सिर्फ t होता है। ये d और ये इंटीग्रेशन दोनों खत्म तो सिर्फ t बचेगा। तो इधर क्या हो गया? ln r। चलिए यहीं पे करते हैं, देखिए इस जगह बनाते हैं। क्या बचा इधर हम लोग के पास? ln r इक्वल टू माइनस के तो था ही, और अब यहां देखिए बाबू, ये इंटीग्रेशन और d खत्म तो सिर्फ यहाँ पे t बचा, और प्लस c देना पड़ेगा क्योंकि लिमिट नहीं है, तो प्लस c भी कीजिए। तो k फिर t, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्लस c। अब आप एक चीज सोचिए बाबू, ठीक है, उसके बाद हम आपको कुछ आगे बताते हैं ना। आप मेरा एक छोटा सा बात को सुन लीजिए, आगे का कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। देखिए क्या है वो बात। मान लीजिए एक प्लेट है, बोले सर प्लेट थोड़ी लग रहा है, तो लग रहा है क्या रहा है, चलिए अच्छा प्लेट टाइप का बनाते हैं। अब इससे सुंदर प्लेट हम नहीं बना सकते। अब आप लोगों ने सर एक प्लेट नहीं कट हो रहा है, जो है मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें हम जो है सो मिठाई ले रहे हैं बाबू, ठीक है। मान लीजिए कि हम इसमें 8 पीस मिठाई ले रहे हैं। कल भी एग्जाम्पल लिए थे तो फिर से एक बार लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पीस मिठाई है, मतलब रसगुल्ला है। क्लियर है? और आप यहाँ पे देखिए बाबू, इसको देख करके एकदम आपका मुंह से पूरा पानी टपक रहा है कि नहीं? एकदम पूरा आपका मुंह से पानी टपक रहा है देख करके, क्योंकि आप भूखे हैं, आप खाना वाना खाए नहीं है। ये मान लीजिए आप हैं। जो बच्चे ऑफलाइन वाले होंगे वो बोल रहे होंगे सर ऐसा ही फिगर आप शुरू से ही बना रहे हैं, है ना। चलिए अच्छा, ये मान लीजिए आप हैं। आप इसको जैसे देखिए आपका मुंह से पानी टपकना शुरू, बोले पागल रुको। जब तक हम तीन एकदम आप ऐसे कर रहे हैं खाने के लिए, लग रहा अब झपटा मारे तब मारे, है ना। अभी आप रुके हुए, हम बोले रुको अभी कंडीशन है, जब तक हम 3 नहीं काउंट करेंगे तब तक तुम खाना शुरू नहीं करना। अब बोले कोई बात नहीं है सर आप तो कर भी कीजिएगा 3, लेकिन देखिए हम आपके साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। हम 1 2 बोल रहे हैं, 3 बोल ही नहीं रहे, और 3 जब तक नहीं बोलेंगे तब तक आप इसको खा नहीं सकते। तो बार बार हम 1 2 रुक जा रहे हैं, 1 2 रुक जा रहे हैं। तो सोचिए बाबू, जब हम 3 बोलेंगे तब तो आप खाइएगा, लेकिन हम 3 बोल ही नहीं रहे। तो जब हम 3 नहीं बोल रहे हैं तो आप खा भी नहीं पा रहे हैं, यानी कि खाने का समय कितना लगा? तो बोले सर खावे नहीं किया तो समय क्या लगा? समय 0 हो गया, है कि नहीं। जब खावे नहीं किया सर तो खाने का समय क्या हुआ? 0 हुआ। हम 1 2 बोले, 3 बोल ही नहीं रहे। 3 बोलते आप खा लेते, लेकिन हम 3 बोल ही नहीं रहे। 1 2 बस रुक गए। सर जल्दी बोलिए ना, 3 जल्दी खाना है, लेकिन हम बोल ही नहीं रहे। तो जब हम 3 नहीं बोल रहे बाबू तो खाने का समय कितना हुआ? 0, है कि नहीं। खाने का समय कितना हो गया? 0। तो सोचिए जब खाने का समय 0 है, तो खाने का समय 0, जब t=0 होगा, यानी कि जब समय 0 होगा तो आपके पास मिठाई 8 का 8 ही बचेगा या कुछ घट बढ़ जाएगा? तो बोलिए सर कहां से घटेगा, जब खावे नहीं किए तो 8 का 8 ही रह जाएगा। इसका मतलब जितना आपका पहले कंसंट्रेशन था, यानी कि जितना पीस पहले मिठाई था, 0 समय लेने के बाद आपका मिठाई यानी कि रसगुल्ला उतना ही रह जाएगा। हाँ, लेकिन यदि हम 3 बोलते तो पता नहीं 1 सेकंड में ही आप सब खा जाते, है कि नहीं। लेकिन हम 3 बोल ही नहीं रहे थे, तो खाने का समय ही 0 था। और जब खाने का समय 0 था
तो बताइए आपका जितना पीस पहले मिठाई था क्या उससे एक भी मिठाई घटा? नहीं घटा। यानी कि जितना पहले आपका कंसंट्रेशन था उतना ही कंसंट्रेशन बाद में हो जाएगा जब किसी रिएक्शन को होने में 0 समय लगेगा, है ना। जब किसी भी रिएक्शन को होने में 0 समय लगेगा तब पहले जितना कंसंट्रेशन था रिएक्टेंट का उतना ही कंसंट्रेशन बाद में भी हो जाएगा। क्लियर है ये बात सबको? बस सेम चीज यहां पे हम कर रहे हैं बाबू। देखिए एट टी इक्वल टू 0 या व्हेन टी इक्वल टू 0, जब हम लोगों का समय जो है सो 0 होगा, ठीक है। देखिए व्हेन टी इक्वल टू 0, जब समय हम लोगों का 0 होगा तब जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा, देखिए देन कंसंट्रेशन ऑफ आर, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ आर, इसी को बोलते हैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। इसको शॉर्ट में लिखते हैं कंसंट्रेशन आर। क्या करें, पूरा लिख दे, चलिए लिख देते हैं। देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू, तो जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा मतलब जितना पहले आपका था मिठाई 0 समय के बाद उतना ही हो गया। यानी कि इनिशियल में, शुरुआत में, प्रारंभ में जितना था 0 समय लेने के बाद भी उतना ही रह गया। यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन के ही बराबर रह गया, है कि इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर रह गया। तो वही लिखेंगे देन व्हेन टी इक्वल टू 0, यानी कि जब कंसंट्रेशन 0 होगा तो रसगुल्ला उतना ही रह जाएगा जितना पहले था, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन के ही बराबर 0 समय के बाद भी कंसंट्रेशन हो जाएगा। देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन जिसको हम लोग आर नॉट बोलते हैं, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं बाबू? आर नॉट से इसको डिनोट किया जाता है। हमको लगता है यहां तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब एक बार इसको फिर से यहाँ पे लिखते हैं, इसको इक्वेशन 3 इसको कर लीजिए, ठीक है। और फिर से इसको यहाँ पे लिखिए क्या है आपके पास? एल एन कंसंट्रेशन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। अब आप ही सोचिए बाबू, जब आप टी को किए हैं 0, यानी कि जब समय को आप 0 कर दिए तो आपका जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, यानी कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ही बराबर हो जाएगा, कंसंट्रेशन आर नॉट के ही बराबर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अब जो आपके पास पूरा टर्म यहाँ पे बचा वो क्या बचा उसको देखिए। अब हम लोगों के पास यहाँ पे हो गया एल एन कंसंट्रेशन आर नॉट इक्वल टू सी, यानी कि सी का वैल्यू आ गया था और यही सी का वैल्यू तुमको निकालना भी था, ठीक है। अब फिर से लिखिए बाबू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, लिखिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है? एल एन कंसंट्रेशन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, ठीक है। लिखिए यहाँ पे एल एन कंसंट्रेशन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, और सी का वैल्यू आ गया बाबू, है ना। सी का वैल्यू आ गया, कितना आ गया सी का वैल्यू बताइए तो? सी का वैल्यू हम लोग का कहाँ गया रे? देखिए सी का वैल्यू आ गया है एल एन कंसंट्रेशन आर नॉट, है ना। सी का वैल्यू कितना आ गया? एल एन कंसंट्रेशन आर नॉट। तो जहां पे सी है वहां पे हम लोग एल एन कंसंट्रेशन आर नॉट आराम से लिख सकते हैं। लिखिए यहाँ पे सी के जगह पे सी का वैल्यू लिख दीजिए, एल एन कंसंट्रेशन आर इक्वल टू माइनस के टी, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल एन कंसंट्रेशन आर नॉट। अब एक काम कीजिए बाबू, ये माइनस के टी है ना, इसको इक्वल के इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा बताइए तो? प्लस के टी, क्योंकि माइनस को जब बराबर के इधर लाते तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो लिखिए प्लस के टी इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया? एल एन कंसंट्रेशन आर नॉट, और इसको इधर ले आइए तो माइनस एल एन कंसंट्रेशन आर हो जाएगा, है कि नहीं? माइनस एल एन कंसंट्रेशन आर हो जाएगा। अब एक दो और फॉर्मूला देख लीजिए, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यदि बाबू कहीं पे ऐसा लिखा हो एल एन, मान लीजिए कि एम माइनस एल एन, अच्छा एल एम ऐसा लिख देते हैं, एल एन एक्स फिर माइनस एल एन वाई, मान लीजिए ऐसा कहीं लिखा है बाबू, ठीक है। एल एन एक्स माइनस एल एन वाई, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है एल एन एक्स बाय वाई, मतलब माइनस के इधर जो होगा उसको ऊपर कर दीजिए और माइनस के जो बाद होगा उसको नीचे कर दीजिए। क्लियर है? तो सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कीजिए। देखिए एल एन, ये एक्स हो गया माइनस एल एन वाई, है ना। इसको एक्स बोलिए, इसको वाई बोलिए। तो अब हम लोग के पास देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? के टी इक्वल टू एल एन एक्स, तो कंसंट्रेशन आर नॉट
एल एन वाई मतलब माइनस एल एन वाई है, तो वाई को आर माने, तो इसको यहाँ पे आर कर दीजिए, है कि नहीं, यहाँ पे आर कर दिए। अब बताइए बाबू एल एन को हम लोग कितना लॉग लिख सकते हैं, अभी जस्ट बताया ना, एल एन इक्वल टू कितना लॉग होता है, देखिए एल एन इक्वल टू 2.303 लॉग होता है कि नहीं, एल एन इक्वल टू कितना होता है 2.303 लॉग होता है। तो लिखिए यहाँ पर एल एन के जगह पे के टी इक्वल टू 2.303 फिर लॉग कंसंट्रेशन आर नॉट बाय कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है आर है, इसको लिख दिए। हमको लगता है यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अब हम लोगों का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ चुका है। देखिए यहां से आप k इक्वल टू भी निकाल सकते हो और यहां से आप t इक्वल टू भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां से k निकालते हैं, तो जब आप k यहां से निकालेंगे तो t इसके नीचे आ जाएगा ना, t इसके नीचे आ जाएगा। तो बताइए k इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.303 बाय t फिर लॉग कंसंट्रेशन आर नॉट बाय कंसंट्रेशन आर, ये हो गया बाबू k इक्वल टू। इसी में हम लोग t इक्वल टू निकाले तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इसके नीचे हो जाएगा, तो t इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाय k लॉग कंसंट्रेशन आर नॉट बाय कंसंट्रेशन आर, हो तो गया। यही तो हम लोग को निकालना था, ये हो गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए बाबू कितना सिंपल था, है कि नहीं, कहीं कुछ था ही नहीं। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी को इसमें अब आप लोग को हाफ लाइफ हम निकाल के दिखाते हैं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हाफ लाइफ, ठीक है, एग्जाम के लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि वो ये आएगा तो उसको भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको 3 नंबर में और इसको 2 मार्क्स में पूछ देगा, तो 5 मार्क्स हो जाएगा टोटल। और ये हम लोग का हो गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें हम लोग के भी निकाल लिए और टी भी निकाल लिए। कितना सिंपल था। अब बाबू इसमें जो जो है उस चीज को लिख दीजिए, ठीक है, वेयर यहाँ पे देखिए ये जो के है, के ये क्या हम लोग का रेट कांस्टेंट है ना, के क्या है तो रेट कांस्टेंट है। टी जो है बाबू टी ये क्या है तो टाइम है, टी हम लोग के पास क्या है टाइम है। और एल एन कंसंट्रेशन आर जो है ना, एल एन कंसंट्रेशन आर ये हम लोग का है इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना। ये एल एन सॉरी कंसंट्रेशन आर, एल एन तो लॉग था ना उसको हटाइए, जो कंसंट्रेशन आर है ये क्या है बताइए तो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन। और ये जो आर नॉट है बाबू आर नॉट ये हम लोग का क्या है तो फाइनल कंसंट्रेशन है, आर नॉट जो है ये क्या है फाइनल कंसंट्रेशन है। एक जगह हमको पता है हम लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है ना, देखिए क्या है मिस्टेक आप लोग देख लिए होंगे। देखिए लॉग कंसंट्रेशन आर नॉट बाय, ओ ठीक है कंसंट्रेशन आर नॉट बाय आर, तो कंसंट्रेशन आर नॉट बाय एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाबू अब हम लोग जो है सो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख लिए। देखिए हो सकता है इतना पूछने के बाद आपसे कोई एक न्यूमेरिकल पूछ दे, समझ गए, 2 मार्क्स से न्यूमेरिकल पूछ देगा तो 5 हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि इसको पूछने के बाद आपको बोल देगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप हाफ लाइफ भी बताइए क्या होगा, तो उस वक्त हम लोग हाफ लाइफ न्यूमेरिकल तो बहुत सिंपल आप लोग जानते ही है। और यदि आपको चाहिए इसका न्यूमेरिकल भी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको पूरा इसका जितना भी न्यूमेरिकल है वो सब डिटेल में बता देंगे, ठीक है। चलिए और यदि जान रहे तब तो उतना दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग इसके आगे इसमें हाफ लाइफ लगाते हैं। तो देखिए बाबू सबसे पहले हाफ लाइफ होता क्या वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो हाफ लाइफ बाबू एक समय है ना, हाफ लाइफ जिसको हम लोग टी हाफ से डिनोट करते हैं, एक प्रकार का समय, एक प्रकार का टाइम है, एक ऐसा टाइम है ना जिस टाइम पे रिएक्टेंट का जो इनिशियल कंसंट्रेशन था जस्ट उसका आधा हो जाएगा, उसी टाइम को हम लोग क्या बोल देंगे हाफ लाइफ बोल देंगे। देखिए जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मान लीजिए कि कोई रिएक्टेंट है जिसका कंसंट्रेशन 100 है, ठीक है, जैसे कंसंट्रेशन मतलब रिएक्शन आपका है ए से बी, ठीक है, ए से बी, जिसमें ए का कंसंट्रेशन जो है बाबू वो है 100, ठीक है 100 है मान लीजिए। 10 मिनट बाद हम देखें कि ए का कंसंट्रेशन जो है सो 10 मिनट के बाद 90 हो गया है, कोई बात नहीं। फिर 20 मिनट बाद जब हम लोग आए तो 20 मिनट के बाद देखते हैं कि ए का रिएक्शन हो रहा है और अभी जो मतलब कि आपका जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बचा यानी कि जो ए का कंसंट्रेशन बचा है वो 80 हो गया है।
इसी तरह करते करते जब 30 मिनट के बाद आते हैं तो 30 मिनट बाद देखते हैं 70 हो गया, 40 मिनट बाद जब आए तो 60 हो गया, और जब 50 मिनट के बाद आए बाबू, 50 मिनट के बाद, ठीक है, 50 मिनट के बाद जब आए देखते हैं कि अब जो ए का रिएक्शन होते 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 जो ए का कंसंट्रेशन बचा वो सिर्फ 50 बचा है, ठीक है, सिर्फ 50 बचा है। तो बताइए ए का कंसंट्रेशन था कितना, बताइए, तो ए का कंसंट्रेशन 100 था, है ना। ए का जो इनिशियल कंसंट्रेशन था वो कितना था, 100 था। तो सोचिए बाबू इस 100 का आधा कौन सा समय में हुआ है, क्या 10 मिनट में हुआ है, आप लोग बोलिएगा नहीं सर। क्या 20 मिनट में हुआ है, आधा 100 का नहीं हुआ है। 30 मिनट में नहीं हुआ है, 40 मिनट में भी नहीं हुआ है, 50 मिनट में, हाँ देखिए 100 का आधा हो गया। ए का रिएक्टेंट कितना था, 100, तो इसका आधा 50 हुआ है कितना मिनट में, 50 मिनट में। तो यही 50 मिनट आपका क्या कहलाएगा, हाफ लाइफ कहलाएगा, है ना। यही 50 मिनट क्या कहलाएगा, हाफ लाइफ कहलाएगा। तो हाफ लाइफ एक प्रकार का समय ही है, एक ऐसा समय, एक ऐसा टाइम जिसमें किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन उसका जितना था जस्ट उसका आधा हो जाएगा, उसी टाइम पीरियड को, यानी उसी टाइम को हम लोग क्या बोल देंगे, हाफ लाइफ बोल देंगे, जिसको हम लोग टी हाफ से डिनोट करते हैं। हमको लगा अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन चलिए फिर से हम आपको इसका डेफिनेशन भी लिख देते हैं, ताकि, क्योंकि जब आपको बनाने का आपको डेफिनेशन लिखना है, ठीक है, ये नहीं कि डायरेक्ट लगा देंगे, वैसा नहीं करना है। डेफिनेशन लिख दीजिएगा, एक भी नंबर एग्जामिनर से कटवाना नहीं है, कहाँ काट सकता उस पर काम कीजिए, कि वो कहाँ कहाँ पे काट सकता, उसी को हम लोग पहले कर लेंगे। तो कहाँ से वो काट पाएगा, पूरा 70 में 70 लेके आना है, ठीक है। देखिए चलिए बाबू, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हाफ लाइफ का डेफिनेशन। द टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट becomes half of its initial concentration is called half life, जिसको हम लोग टी हाफ बोलते हैं, है कि नहीं। टी हाफ से इसको नोट करते हैं, डायरेक्ट लिख दिए टी हाफ, आप लोग लिख लीजिएगा हाफ लाइफ। चलिए अब लिखते हैं इसका हिंदी में डेफिनेशन। देखिए वह समय जिस पर किसी अभिकारक का सांद्रण, है ना, किसी अभिकारक का सांद्रण घटकर उसके प्रारंभिक सांद्रण के, एक बार बताइए तो, दोगुना हो जाए या हाफ गुना, तो हाफ गुना हो जाए ना, उसके प्रारंभिक सांद्रण के आधी हो जाए, उसी समय को हाफ लाइफ यानी कि टी हाफ, और इसी को हिंदी में बाबू अर्ध आयु कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं अर्ध आयु कहते हैं, इसे टी हाफ से सूचित की जाती है। क्लियर है यहाँ तक। अब ये तो हाफ लाइफ का हो गया डेफिनेशन, लेकिन अब हम लोग को हाफ लाइफ लगाना है किस पर, बोलिए तो, हम लोगों को हाफ लाइफ लगाना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर, है कि नहीं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर। तो लिखिए हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग क्या देख लेंगे, हाफ लाइफ, अर्ध आयु देखेंगे। तो सबसे पहले बाबू आप यहां पे लिखिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप क्या जानते हैं, बोलिए तो, वी नो दैट, या फिर डायरेक्ट लिखिए ना, टी इक्वल टू, समय का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको पता है, अभी तुरंत हम बताएं कितना होता है, टी इक्वल टू 2.303 बाय के, फिर लॉग कंसंट्रेशन आर नॉट बाय कंसंट्रेशन आर, है ना, एकदम सिंपल था। इसी को लिखिए टी इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग कंसंट्रेशन आर नॉट बाय कंसंट्रेशन आर। एक बार बाबू आप लोग अच्छे से हमको बताइए सही दिल से, क्या अभी तक में कोई भी तरह का प्रॉब्लम या डाउट कुछ हुआ है क्या,
कुछ भी यदि डाउट हो तो हमसे जरूर आप कमेंट करके पूछिए, ठीक है। डाउट थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर आपका एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 5 मार्क्स में क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, चाहे अब जैक बोर्ड के बच्चों हो या बिहार बोर्ड के बच्चे हो या किसी भी बोर्ड के बच्चे। यदि आप देखते होंगे प्रीवियस ईयर, तो कई बार ये सब क्वेश्चन आपको रिपीट होता हुआ दिखता हुआ है ना, वो भी 5 मार्क्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टी इक्वल टू हम लोग जानते हैं। अब आप बोलिए बाबू, व्हेन, जब हम लोगों का समय यानी कि जो टाइम है, टाइम, ठीक है, टी, यदि टी बाबू हम लोगों का हो गया टी हाफ, यदि समय हम लोग का टी जो है वो टी हाफ हो गया है, तो आपको पता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा, है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि जो कंसंट्रेशन आर है वो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि आर नॉट बाय 2 के हो जाएगा, है ना। आर नॉट बाय क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। चलिए बाबू, अब यहाँ पे आप लिखिए, यहाँ पे लिखिए T इक्वल टू, पहले से लिखिए नाउ, एक एक चीज एकदम अच्छे से लिखिए, ताकि एग्जामिनर को थोड़ा सा भी, यदि वो अपनी वाइफ से गुस्सा उस्सा के आया होगा तो भी उसका गुस्सा शांत हो जाए आपका कैलकुलेशन को देख करके। तो होता है ना, वाइफ से गुस्सा के फर्स्ट में आपका कॉपी मिला, सारा गुस्सा वाइफ वाला आपको कॉपी में निकल जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ सब काटते जाएगा। इसलिए यदि वो अपनी वाइफ से झगड़ा भी करके आया हो ना, तो आपका कॉपी देखे, कॉपी देख करके उसका दिल खुश हो जाए, क्या लिखा है यार, क्या है इसके सामने मेरी भाई, है कि नहीं, ऐसा हो जाए। करिए मजाक किए, लेकिन ऐसा उसको लगे और देख करके वो सारा सही कर दे, और जा करके वो गुस्सा आपका सारा शांत हो जाए आपका आंसर को देख करके। इतना सुंदर तरीके से लिखना है, थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो नाउ देखिए क्या है, T इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग कंसंट्रेशन आर नॉट बाय कंसंट्रेशन आर। अब आप थोड़ा सा सोच के हमको बताइए बाबू, यदि आप इस टी को टी हाफ कर दे रहे हैं, है ना, यदि आप टी को टी हाफ कर दे रहे हैं, तो आर जो है सो वो आर नॉट बाय 2 के बराबर हो जाएगा। किसके हो जाएगा, आर जो है वो रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे पुट कीजिए, देखिए टी के जगह पे आप कर दिए टी हाफ, तो वैल्यू क्या हो गया 2.303 बाय के, फिर हो गया लॉग कंसंट्रेशन आर नॉट बाय, ये कंसंट्रेशन आर भी आपका क्या बन गया है, कंसंट्रेशन आर नॉट बाय 2। आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो गया बाबू, तो ये 2 कहां चल जाएगा, ऊपर चले जाएगा। अब हम लोग के पास टी हाफ इक्वल टू 2.303 बाय के, और क्या हो गया यहाँ पे लॉग 2। और अभी जस्ट हम आपको बताएं लॉग 2 का वैल्यू, देखिए लॉग 2 का वैल्यू बताए होंगे, कहां बताए, देखिए लॉग 2 0.3 होता है, तो लिखिए यहाँ पे 0.3, यहाँ पे 0.3 लिखिए। टी हाफ इक्वल टू 2.303 बाय के इंटू 0.3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा बाबू 0.693 बाय के, है ना, 0.693 बाय के आएगा टी हाफ आपका। ये हम लोग के आ गया टी हाफ, लेकिन किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यहां से भी बाबू एक और ऑब्जेक्टिव, देखिए क्या ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ जो है वो कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप कहीं भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो 2 ऑब्जेक्टिव आपको बता चुके हैं, उसके बाद अब इसका एग्जांपल भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग हाफ लाइफ भी देख चुके हैं, इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर का देख लिए। अब हम लोगों को यहाँ पे देखना है बाबू एक और चीज, लेकिन एक चीज बोलना भूल गए कि हाफ लाइफ का डेफिनेशन भी देखे है कि नहीं, हाफ लाइफ का डेफिनेशन भी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ग्राफ, ग्राफ भी देखना है, क्योंकि ग्राफ इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम एग्जाम में पूछते रहता है। देखिए मॉडल सेट में भी दिया है, जैक बोर्ड वाला में भी दिया था, बिहार बोर्ड वाला में भी दिया, इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब हम लोग ग्राफ देखते हैं, ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ बिटवीन, और ग्राफ से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, लेकिन अभी देखिए आपका तुरंत यहीं पे ग्राफ क्लियर हो जाएगा। देखिए ग्राफ बिटवीन के एंड लॉग कंसंट्रेशन आर नॉट बाय कंसंट्रेशन आर। बोलिए सर कहां से आप कर दिए, देखिए बाबू अभी तुरंत हम आपको जस्ट बताए हैं K इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग कंसंट्रेशन आर नॉट बाई कंसंट्रेशन आर। तो K और लॉग कंसंट्रेशन आर नॉट बाई कंसंट्रेशन आर, यही वाला रिलेशन का यूज करके हम लोग ग्राफ देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए
तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सबसे पहले इस दोनों के बीच का फॉर्मूला। तो हम लोग जानते हैं बाबू, जो चीज इसको यहाँ पे लिखिए, वी नो दैट। क्या हम लोग जानते हैं, बोले कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो के बराबर क्या जानते हैं आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 2.303 बाय टी लॉग कंसंट्रेशन आर नॉट बाय कंसंट्रेशन आर, ये जानते हैं, ये कर दिए, कोई दिक्कत है। अब आपको बाबू स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता होगा। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है बताइए तो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे आप देखिए बाबू कि y का काम आपका ये k कर दे रहा है, देखिए ना, ये k आपका y का काम कर दे रहा है कि नहीं। m जो आपका स्लोप है वो ये वाला इसका काम कर दे रहा है, और x जो है सो इसका x ये काम कर दे रहा है। अब c, अच्छा सोचिए, यदि हम लोग 2 + 0 लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 + 0 2 ही होगा। उसी तरह बाबू आप यहाँ पे +0 कर दीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, +0 कर दीजिए। और ये 0 किसका काम कर रहा है, देखिए तो c का, है ना, c का काम कौन कर रहा है, 0, 0 आपका c का काम कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। तो x एक्सिस पर देखिए तो कौन है, x एक्सिस पर लॉग कंसंट्रेशन r नॉट बाय कंसंट्रेशन r है, लिख दीजिए x एक्सिस पर ये टर्म है, और ये आपका x एक्सिस कहलाता है, यहाँ पे इसको लिखिए लॉग कंसंट्रेशन r नॉट बाय कंसंट्रेशन r। उसके बाद और देखिए बाबू और एक चीज, y एक्सिस का काम कौन कर रहा है, k, यानी कि रेट कांस्टेंट आपका y एक्सिस पर है, तो यहाँ पे आप k कर दीजिए, k कर दिए, कोई प्रॉब्लम, ये था y एक्सिस, इसमें हम लोग k कर दिए। अब देखिए c का काम कौन कर रहा है, 0, यानी कि आपका जो सेंटर से ग्राफ जाएगा, है ना, सेंटर से ग्राफ जाएगा। लेकिन एक चीज और देखना है कि सेंटर से ग्राफ आखिर किधर लेके जाएंगे, स्ट्रेट लाइन ऊपर की ओर या स्ट्रेट लाइन नीचे की ओर, तो ये चीज डिपेंड करेगा आपका स्लोप पर। स्लोप यदि पॉजिटिव हो गया तो ऊपर की ओर ग्राफ लेके जाना है, ठीक है, और यदि स्लोप आपका निगेटिव हो गया तो नीचे की ओर लेके आना है। तो याद देखिए बाबू, सी आपका 0 है, यानी कि सेंटर से जाएगा कंफर्म है, लेकिन सेंटर से किधर लेके जाएंगे, इधर इस तरह नीचे की ओर या ऊपर की ओर। तो एम को देखना पड़ेगा, एम देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है, यानी कि कैसा साइन है, इसमें प्लस साइन है, और यदि यहाँ माइनस साइन होता तो सेंटर से नीचे की ओर, लेकिन यहाँ पे कैसा साइन है, प्लस साइन है, कोई साइन नहीं मींस प्लस साइन है, और प्लस साइन का मतलब सेंटर से ऊपर की ओर। तो चलिए सेंटर से ऊपर की ओर आप खींच दीजिए, है ना, सेंटर से ऊपर की ओर खींच दीजिए, देखिए ये हो गया सेंटर, और सेंटर से ऊपर की ओर चल जाएगा। और ये देखिए के और लॉग कंसंट्रेशन r नॉट बाय r के बीच ये ग्राफ आपका आ भी गया। कितना सिंपल था, है कि नहीं। अब यहाँ पे जो जो है बाबू उस चीज को लिख दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या क्या आपका क्या क्या चीज है उसको लिखिए। देखिए वेयर वेयर आपका जो m है बाबू ये स्लोप है, m आपका क्या है, स्लोप है, और स्लोप का काम यहाँ पे कौन कर दे रहा है, देखिए तो 2.303 बाय टी, ये आपका स्लोप का काम कर दे रहा है कि नहीं, स्लोप का काम कर दे रहा है। और y जो है ये आपका किसका काम कर रहा है, k का, है ना, y इक्वल टू क्या है, k है आपका, यहाँ पे लिख दीजिए y इक्वल टू k। c का वैल्यू आपका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इसको c इक्वल टू 0 कर दीजिए, और x का वैल्यू ये है, तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए x जो है वो हमारा कौन है, लॉग कंसंट्रेशन r नॉट बाय कंसंट्रेशन r, और ये हो गया दोनों के बीच ग्राफ। अब एक और चीज आप भूल गए लेकिन हम नहीं भूले, इसका एग्जांपल देखना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल भी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, ठीक है, फिर बच्चा सब फंस भी जाता है, इसलिए लेकिन आपको नहीं फंसना है। हम आपको यहाँ पे देखिए 4-5 एग्जांपल दिए हैं, आपको इतना ही याद करना होगा, इसी पे एग्जांपल आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पहला एग्जांपल कौन है, SO2 + Cl2, दोनों को जोड़िए तो SO2 Cl2 बनेगा, और कमेंट में आप लोग हमको इसका नाम बताइएगा कि क्या होगा, ठीक है। SO2 Cl2 का नाम क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए N2O5 ये टूटा है ना, टूटा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, याद कीजिए, टूटने वाला, टूट करके क्या बना दिया, NO2 + O2, लेकिन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 कर दिए और यहाँ पे हाफ लगा दी। बोले सर हाफ क्यों किए, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ कितना 2 पीस है, तो 2 से गुना कीजिए, 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 2 दूनी 4 हो गया, और ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है, आप जानते हैं, तो 4 हो चुका, हमको चाहिए 1, तो 1 इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 को हाफ से गुना कर देंगे, तो 2 को हाफ से गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 4 और 1 5 ऑक्सीजन भी हो गया, बैलेंस हो गया। फिर NO2 + CO दोनों को जोड़िएगा तो NO + CO2 आपका बन गया, और C2H4 + H2 ये दोनों को जोड़िए तो C2H6 हो गया,
क्लियर है? ये हो गया आपका एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो बाबू अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आपसे नहीं छूटेगा, और 5 मार्क्स आपका यहाँ से आएगा तो आएगा, हम आपको लिख के कह देते हैं। तो चलिए बाबू, अभी मेरा बैच भी स्टार्ट हो रहा है, आप लोग को सब पता है कि किस टाइम में हम कब पढ़ाते क्या करते हैं। तो आज हम इतना ही रखेंगे, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, और अब हम आपको ऑर्गेनिक का कुछ लॉन्ग क्वेश्चन दिखाएंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है? तो चलिए आज इतना ही। आप लोग खूब मेहनत से पढ़िए, अच्छे से ध्यान से मतलब मन लगा करके पढ़िए, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमसे जरूर पूछिए, और पूरा का पूरा फोकस अपने आपको पढ़ाई पर देना है, खेल पर और दूसरे चीजों पर नहीं देना है, ठीक है? चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाय बाय।